तो नया चैप्टर है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलोरीमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट, है ना। ट्रिगोनोमेट्री तो मेजरमेंट से रिलेटेड टू ए ट्राइंगल, है ना। और ट्राइगन, ट्राइगन मीन्स ट्राइंगल। सिमिलरली कैलोरीमेट्री मीन्स द चैप्टर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ हीट। तो पहले हीट किस फॉर्म में है, हीट क्या है, थोड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम पता करते हैं टेम्परेचर और हीट दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। थोड़ा सा अंतर है, जबकि दोनों बोलने में थोड़ा सा अंतर लगेगा, आपको हार्डली कुछ पता चलेगा कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। जब डिटेल्स में समझेंगे तो दोनों चीज पूरा ही अलग है एक दूसरे से। अब हीट एनर्जी क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे दूसरे एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना। तो ये हीट इज ऑल्सो एनर्जी। अब एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई बॉडी में कुछ एनर्जी है, वो कुछ काम कर सकता है। थक गया मतलब एनर्जी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अभी जब हम देखेंगे कोई बॉडी किसी भी टेम्परेचर में है, तो at every temperature every particle of every body is under random vibratory motion, ठीक है। कोई भी एक बॉडी ले लो, किसी भी टेम्परेचर में उसका हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करते रहता है, और वो वाइब्रेशन धीमा धीमा होता है, तो आप उसका वाइब्रेशन को सुन नहीं सकोगे। लेकिन कोई बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ले लेंगे, मान लो कोई मेटल बॉडी है, मेटल को ज़्यादा टेम्परेचर में ले लेंगे, इतना जोर से वाइब्रेशन होगा कि उसमें से आपको एक हमिंग आउट साउंड भी सुनाई देगा। You can get a humming sound out of it। समझ में आ रहा है? तो at every temperature every particle of every body is under vibratory motion। So because of those vibration, because of those motion, each particle possesses certain amount of kinetic energy। kinetic energy क्या है? Energy possessed by a body owing to its motion। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके चलते उसके पास कुछ एनर्जी है। एनर्जी है मतलब काम करने की एबिलिटी है। जैसे मैं बता दूं कि सपोज यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, बगल में एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक इसको मूव नहीं करवा सकता, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन सोचो ये ब्लॉक मूव करके आ रहा था, सामने हम दूसरा ब्लॉक रख दिए, अब इसको ढकेलते हुए ले जाएगा। सो नाउ इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी। The energy associated with this body, by virtue of which it is able to displace this body, is called kinetic energy, ठीक है। तो क्योंकि कोई बॉडी, क्योंकि at every temperature every particle of every body is under vibratory motion, तो हर एक पार्टिकल के पास कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा है another new term that is called potential energy। कोई बॉडी रेस्ट में होते हुए भी उसके पास कुछ एनर्जी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पर दूसरा एक ब्लॉक रखा है, दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। नाउ यू पुल दिस ब्लॉक्स अवे फ्रॉम ईच अदर। थोड़े दूर में रहे, दोनों रेस्ट में है, जैसे छोड़ दिए दोनों ब्लॉक्स पास आने लगे और हिलने डुलने लगे। तो उनको पास लाया कौन? आपको यहाँ स्प्रिंग खींच के ले आया, मतलब स्प्रिंग में कुछ एनर्जी था, तो इट इज एबल टू डू सम वर्क। वो एनर्जी क्यों था? बिकॉज द स्प्रिंग वाज स्ट्रेच्ड। जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होता है उसके कुछ एनर्जी रहता है, तो आप कहोगे इसके पास कुछ एनर्जी था, सो इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। कहने का मतलब है अगर दो पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, आप उनको दूर ले लोगे, छोड़ दोगे, फिर पास आ जाएंगे। अगर उन दो पार्टिकल के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है, दोनों को पास लेके छोड़ देंगे, फिर से दूर भाग जाएंगे, है ना। सो बिकॉज ऑफ द इंटरैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, द पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी पोजेस सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी एट इट्स पोजीशन। किसी एक पोजीशन में रहने के कारण उसके पास जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोजीशन बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। समझ में आया? तो ये सारा चीज समझने के बाद फिर से मैं
सारी चीज को कंप्राइज करके सिंगल स्टेटमेंट में बोलना चाहता हूँ। एट एवरी टेम्परेचर every particle of every body is under random vibratory motion. Due to that, each particle possesses certain kinetic energy. Again, due to the intermolecular force between the particles of the body, at every position, each particle possesses certain potential energy. उनके पास कुछ potential energy भी है ना? This total sum of all the kinetic energy and all the potential energy of all particles, सारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी जो हुआ, दैट इज कॉल्ड द हीट कंटेंट इन द बॉडी। दैट इज कॉल्ड द हीट कंटेंट इन द बॉडी। एक बॉडी में कितना हीट है, उसके जितने सारे पार्टिकल है, सारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालो, सारा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सारा एनर्जी को जोड़ दो, तो टोटल एनर्जी मिलेगा, उसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे दी हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी और द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ में आया? तो इस चीजों को हम लोग अभी लिखेंगे। एट एवरी टेम्परेचर, एट एवरी टेम्परेचर, every particle of any body are under vibratory motion, vibratory motion. Due to this vibration, due to these vibrations, the particles possess some kinetic energy। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल के पास कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द मॉलिक्यूल्स of everybody possess some potential energy। तो पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सेम पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट distances of or between the molecules, मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में ये डिस्टेंस है तो एक फोर्स होगा, दूसरा डिस्टेंस है दूसरा फोर्स होगा। इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और ये इसे वाइब्रेट कर रहा है, सोचो उन दोनों के बीच में फोर्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है। फोर्स कंटिन्यूअसली बदलने के कारण उनका पोटेंशियल एनर्जी भी कंटिन्यूअसली बदल रहा है। यू कैन नॉट मेजर। तो क्या कहेंगे? सो
potential energy associated with molecules cannot be measured. Next, the total sum of all kinetic energy and all potential energy of all particles, all molecules is called the heat energy in the body. Heat energy in the body. तो कोई बॉडी में कितना हीट एनर्जी है, सारा मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबको जोड़ दो, जो टोटल एनर्जी मिलेगा दैट विल गिव यू द हीट एनर्जी इन द बॉडी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कोई बॉडी में कितना हीट एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं? अरे हम तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, मतलब हीट एनर्जी कैनॉट बी मेजर। फिर ये चैप्टर कैलोरीमेट्री हीट मेजरमेंट, क्या सर आप भी घुमा रहे हैं? नहीं, जस्ट वेट, hold on, I am helping you to understand better way. I will say as potential energy of particles of the body cannot be measured, therefore heat contained in a body cannot be measured. ये हो गया एक important question. Can you measure the amount of heat in a copper block of mass 50 gram at temperature 90 degree centigrade? No, you cannot measure the heat. हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है किसका ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सपोज हम कहेंगे एक 1 kg का मेटल ब्लॉक है, एक 200 ग्राम का मेटल ब्लॉक है, दोनों अगर बराबर टेम्परेचर में है तो इसके भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है ना, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी होगा। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हाँ इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें कम है, कितना मालूम नहीं है, लेकिन है इसमें ज्यादा, इसमें कम, ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ये कैलोरीमेट्री में हम लोग वही करने वाले हैं, हीट कंपैरिजन, कितना हीट दिया, कितना हीट लिया, ठीक है। अब कोई बॉडी में कितना हीट है हम मेजर नहीं कर सकते, बट देन वो कितना हीट लिया या कितना हीट दिया मेजर कर सकते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द सी बीच, I ask you, how many moles of water are there in the sea? How many liters of water are there in the sea? Can you say, no sir, it is not a measurable quantity. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास पानी उसमें डाल दिया। Now what is the increase in water in the sea? हाँ ये समझ में, इनिशियली कितना पानी था मालूम नहीं है, एक ग्लास डालने के बाद कितना है मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मालूम है, कितना, एक ग्लास पानी जितना हम ऐड किए। कहने का मतलब है कोई बॉडी में कितना हीट है हमें मालूम नहीं है, उसको हम कुछ हीट दे दिए, अब कितना हीट है वो भी मालूम ही नहीं है, लेकिन बढ़ गया, कितना बढ़ गया, जितना हम दिए हैं। कहने का मतलब है दो हीट कैन नॉट बी मेजर्ड बट चेंज इन हीट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे, हीट कैन नॉट बी मेजर्ड बट चेंज इन हीट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। However, change in heat contained in a body can be measured
this measurement of change in heat content is called कैलोरीमेट्री। सो कैलोरीमेट्री में जो हीट मेजरमेंट है, कौन सा हीट मेजरमेंट है? चेंज इन हीट, कितना हीट बदल गया, उसका मेजरमेंट को हम कहेंगे कैलोरीमेट्री। नाउ वी गो टू द टेम्परेचर। ये क्या है? When you touch a body, you sense the temperature, the degree of hotness or coldness, है ना? तो how you sense? Suppose ये बॉडी को मैं टच किया, मुझे इसका टेम्परेचर का कुछ फीलिंग आया। क्या हो रहा है प्रैक्टिकली? इसके अंदर भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। जब मैं इसको टच करता हूं तो क्या हो रहा है? जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो मेरे को भी मार रहे हैं ऐसे। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल बहुत जोर से और बहुत जोर से जल्दी मारेंगे तो मुझे लगेगा कि हाई टेम्परेचर है। रिपीट कर रहा हूं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग, द मोमेंटम विथ व्हिच दे आर स्ट्राइकिंग एंड द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच दे आर स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा पार्टिकल थोड़ा सा धीरे काफी देर में स्ट्राइक करेंगे, यू विल से इट इज अ फ्लो टेम्परेचर। बहुत ज्यादा पार्टिकल बहुत जल्दी और बहुत जोर से स्ट्राइक करेंगे तो हम कहेंगे इट इज अ हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो कि किसी एक बैलून में आप साइकिल पंप में तो देखे होंगे, जब आप साइकिल में हवा देते हो उसका सिलेंडर पूरा गर्म हो जाता है ना? इतना गर्म हो जाता है कि आप पकड़ नहीं पाओगे। होता क्या है? सपोज हम कहेंगे ये है सिलेंडर, ये है वो पिस्टन जिसको आप इसके अंदर पुश करने वाले हो। अब इसके अंदर एयर पार्टिकल्स थे, दे वर ऑल मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है। ये गैस मॉलिक्यूल्स अलग डायरेक्शन में ऐसे जा रहे थे, हर जगह मार रहे थे। ठीक है। अब इसमें से किसी एक पार्टिकल के बारे में देखते हैं। ये पार्टिकल ये आया, इधर मारेगा तो टकरा के वापस जाएगा, इधर मारेगा फिर टकरा के वापस आएगा, ऐसे करेगा, ऐसे कर रहा था। तो अगर मैं यहां पर छूता हूं तो ये पार्टिकल एक बार मारेगा, जाएगा, वापस आएगा, फिर मारेगा। अगर मैं पिस्टन को भी पुश कर दिया तो ये मारेगा, जल्दी वापस आ जाएगा, फिर मारेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग इंक्रीज। तो मुझे लग रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। जैसे इसको कंप्रेस कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग विल इंक्रीज, लगेगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया। सिमिलरली एक्सपांड कर देंगे, टेम्परेचर घट जाएगा। समझ में आ रहा ना? कोई बैलून है, बैलून को ऐसे पकड़ो, विल सेंस सम टेम्परेचर, कंप्रेस कर दो, यू गेट मोर टेम्परेचर। एक्सपांड कर लो, ठंडा लगेगा। हम जब कहीं घाव हो जाते हैं फूंक मारते हैं, फूंक मारने से क्या होता है? एयर एक्सपांड कर जाता है तो ठंडा लगता है वहां पर। समझ में आ रहा ना? तो when air expands, temperature decreases. Any gas expands, temperature decreases because striking rate is changing. पूरा वाइड रेंज में आके मॉलिक्यूल स्ट्राइक करके जा रहे हैं तो they are taking more time. Frequency of striking is changing, है ना? तो इन जनरल हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर क्या है किसी बॉडी का? टेम्परेचर ऑफ बॉडी is the degree of hotness or coldness sensed in it। ठीक है। कोई बॉडी का टेम्परेचर उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। लेकिन थोड़ा सोचो तो अभी जो हम लोग डिस्कशन किए, कोई बॉडी को छूने से क्या टेम्परेचर का फीलिंग आता है? वो क्यों आता है? कि उस बॉडी के टेम्परेचर, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपको कितने जोर से स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर कोई हॉट बॉडी है और उसको आप किसी पॉइंट में टच करोगे, लगेगा कि कोई तीर मार दिया है यहाँ पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स विल स्ट्राइक विद वेरी हाई स्पीड, क्योंकि हाई टेम्परेचर में।
समझ में आ रहा ना? लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आया, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू गिव यू द नॉलेज ऑफ हीट कंटेंट इन ए बॉडी. फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टेम्परेचर यू कैन नॉट गेट द नॉलेज ऑफ हीट कंटेंट इन ए बॉडी. व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर का जो फीलिंग हमें आ रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. मतलब थ्रू टेम्परेचर यू आर सेंसिंग only the kinetic energy of the body or particles of the body, not the potential energy. समझ में आ रहा है? Temperature is not going to give you any knowledge about the potential energy hidden in the body. You can sense only the kinetic energy because the particles are vibrating and they are striking your finger when you are touching it. तो क्या कहेंगे? Temperature of a body is due to the kinetic energy of particles in heat. It gives no idea about the potential energy of the molecules of the body. इससे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई जानकारी नहीं होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस चैप्टर में अंदर जाने से पहले चैप्टर का ओवरव्यू करना चाहता हूं. क्या होता है जब हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं, फिर इसको अभी खाली ओवरऑल व्यू ले लेंगे, फिर इसको एनालिसिस करेंगे. तो ये नोट पॉइंट नहीं है, एक ओवरऑल व्यू हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अगले 4-5 क्लास में, उसका ओवरऑल व्यू तो आपको नॉलेज पता चलेगा. हाँ, ये चीज करना है. सपोज हियर इज ए बॉडी. Think of 2 molecules inside the body. There are several molecules too. Say they are vibrating. They are vibrating about their position. You supply some amount of heat. When you supply heat, a small amount of heat, that heat is fast converted into kinetic energy of the molecules. तो ये जो पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, हीट देने के बाद थोड़ा जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे. ये धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, अब ये जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे. What happens? Kinetic energy increases, so the temperature increases. जैसे आप हीट दे दिए, अब छुओ तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा. हाँ, हीट लिया है. लेकिन अगर आप हीट बढ़ाते जाओगे तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ते जाएगा, इनका वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, इतना जोर से बढ़ने लगेगा. फिर एक पर्टिकुलर समय के बाद ये जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स दूर होने से वो फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है, मान लो कि 2 ब्लॉक रखे हैं, छोटा सा स्प्रिंग लगा है. आप इसको धक्का दे, दोनों को धक्का दे दी, दोनों ऐसे करने लगे, धीरे धीरे ऑसिलेट करने लगे. लेकिन अगर बहुत जोर से ऑसिलेट करेंगे, हो सकता है कि स्प्रिंग टूट जाएगा, ये दोनों दूर भाग जाएंगे. अगर वो बहुत जोर से ऑसिलेट करने लगे, जब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, हो सकता है स्प्रिंग उनको वापस नहीं ले पाएगा, ये दूर भाग जाएंगे. एग्जैक्टली इन द सेम वे, जब ये जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, ये फोर्स इनको फिर पास लाने में और कामयाब नहीं होता है. ये लोग दूर दूर ही रह जाते हैं और यहाँ पे हिलने डुलने लगते हैं. तो ये डिस्टेंस था शुरू में उनके बीच में, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा है. क्यों? क्योंकि आप हीट दे रहे हो, डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो व्हिच एनर्जी इज गेटिंग अफेक्टेड? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी.
पोटेंशियल एनर्जी से आपको क्या पता चलेगा, छूने से कितना टेम्परेचर है वो आइडिया कौन देगा, जो मारपीट कर रहा है आपकी उंगली के साथ। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को आप सेंस तो नहीं कर सकते, तो क्या होगा, हीट तो दे रहे हो, देखोगे टेम्परेचर अभी बढ़ नहीं रहा है, यू आर गिविंग हीट बट टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग। व्हेन यू आर गिविंग हीट टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग, क्या होगा, हम कहेंगे ये अगर सॉलिड था, सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई आइस ब्लॉक को आप कुछ समय आग में दिखा के ले आओगे, गर्म लगेगा क्या, नहीं। जब आइस ब्लॉक को आग में दिखाए उसका फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सारा जो हीट आप उसको दे रहे हो वो उसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल रहा है। किसको बदल रहा है, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग को बदल रहा है। इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग को बदलने के कारण पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है हम छू के थोड़ी पता कर सकते। कोई बॉडी को छूने से कितने पार्टिकल मार रहे हैं, कितने जोर से मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं, दैट ऑल टुगेदर गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। नाउ वो सब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बढ़ने लगा है। तो आप देखोगे ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, पूरा मेल्ट कर गया, पानी बन गया। अब अभी अगर आप हीट दोगे फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, बंधे हुए होते ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे पार्टिकल्स। आप इसको इधर से छुए तो गुप 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 मार रहा है, तो अरे हाँ ये टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। आप हीट दिए और जोर 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 मारने लगेगा, और टेम्परेचर दिए और जोर जोर और जोर जोर मारने लगेगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए और जोर जोर नहीं मारेगा, जोर जोर मारते मारते वो दूर चले जाएंगे, मतलब जो हीट एनर्जी आप दे रहे हो वो उनका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब मटेरियल का, मैटर का फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर लिक्विड से गैस में जाएगा। ड्यूरिंग फेज चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, मतलब हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। हीट एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। शुरू में जब हीट दिए, हीट एनर्जी ऑफ दिस बॉडी वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक पर्टिकुलर रेंज के बाद जब हीट एनर्जी दिए, हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यू कैन नॉट सेंस द टेम्परेचर, यू कैन नॉट सेंस द टेम्परेचर। तो आप हीट दोगे उसके बावजूद भी टेम्परेचर वही रहेगा, तो हम कहते हैं ये जो हीट लिया है वो हिडन हीट है, छुपा लिया है अंदर। हिडन हीट को अदरवाइज कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो हम कहेंगे दैट इज द लेटेंट हीट, हिडन है, हीट छुप जाता है अंदर जाकर। इतना सारा हीट दिए थोड़ा भी गर्म नहीं होता, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो उसका फेज चेंज होने लगा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो आप छू के कहाँ पता कर पाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा। आप तो काइनेटिक एनर्जी को पता कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को आप पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर का फंडामेंटल डेफिनेशन ही हम लोग देख लिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग, with what speed they are striking and at what frequency they are striking, all together give you the sensation of temperature। उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ में आया। तो ये है पूरा कहानी जब कोई बॉडी को हम हीट एनर्जी देते हैं। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। When you apply heat energy to a solid body, initially that heat energy is converted into kinetic energy of the particles. The kinetic energy increase, temperature increase. After certain rise in temperature, what happens? The intermolecular spacing increases. Then heat is absorbed by the body, but temperature does not rise. The entire heat absorbed converts into potential energy of the body. You cannot sense it with variation of temperature. During that period, whatever heat is given to the body, that appears as if it is hidden inside the body, and that heat is called latent heat of the body। समझ में आया। उसके बाद फिर से हीट देंगे, अगेन टेम्परेचर विल राइज, फिर लिक्विड से गैस होगा। जब लिक्विड से गैस हो रहा होगा तब तो देखोगे टेम्परेचर कितना भी हीट दो टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। आप पानी को चूल्हे पे बैठा दो, आधा घंटा बैठाने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 1 घंटा बैठाने के बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? नहीं। 2 घंटा बैठाओ वही 100 रहेगा, क्योंकि वहां पर जो भी हीट दोगे वो वेपर बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस था वेपर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस उससे ज्यादा है, स्टीम बन जाएगा, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। मतलब जो भी हीट दे रहे हो वो पानी का काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है?
उसका मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बढ़ा रहा है। टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। 10 मिनट बैठा हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिनट बैठाओगे हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 मिनट 25 मिनट बैठाओगे हो सकता है हो जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 घंटा बैठा है पता चला हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जितने देर तक चूल्हे में बैठा के रखो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन 100। एक गिलास पानी को आधा घंटा गर्म करो चूल्हे में बैठा के, या फिर 2 घंटा गर्म करो, टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी द सेम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारा कहानी जो हमें पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितना हीट देने से कितना सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, ये सारा एनालिसिस के बारे में देखना है। और वो सब क्या, चेंज इन हीट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी मेजर्ड एंड द टॉपिक इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया। स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग अभी देखेंगे। द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram 1 gram of a substance by 1 degree centigrade is called specific heat. क्या specific heat of the substance। हम लोग यहां पर कुछ सिंबल लेंगे, ठीक है। हीट, हीट को कहेंगे, सिंबल लेंगे, सिंबल ले लेंगे इसका Q, ठीक है। और यूनिट क्या है, कैलोरी। हीट का यूनिट हो गया कैलोरी, ठीक है। ये हो गया हीट का यूनिट, सिंबल हो गया Q, कैलोरी हो गया। ये क्या है, 1 कैलोरी। और इसका यूनिट, दूसरा यूनिट भी है जूल्स। ध्यान रहे आपको, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए 4.2 जूल्स का यूनिट ले लेंगे। जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, बट स्पेसिफिकली हीट एनर्जी। जूल्स को बाकी सारे एनर्जी के लिए भी मेजर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी मेजर कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी को भी मेजर कर सकते हो, थर्मल एनर्जी को भी मेजर कर सकते हो। तो हीट कैलोरी इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हीट एनर्जी। सो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, ऐसे मान के चलो, जबकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 4.18 जूल्स। दूसरा हुआ, हाउ यू डिफाइन 1 कैलोरी। 1 calorie of heat is defined as the amount of heat required to raise temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलोगे सर ये टेढ़ा मेढ़ा डेफिनेशन क्यों दे रहे? नहीं,
कुछ चीजों को बेसिक यूनिट में हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ चीजों को बेसिक यूनिट में डिफाइन करते हैं। जैसे आपको कोई पूछेगा व्हाट इज 1 मीटर, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर, अरे नहीं, टेल मी व्हाट इज 1 मीटर एग्जैक्टली, कितने को आप 1 मीटर कहोगे, डोंट कन्वर्ट इनटू डिफरेंट यूनिट्स, कितना लंबा होने से आप 1 मीटर कहोगे फिजिकली, क्या डेफिनेशन कहोगे। सपोज हम लोग बोले इतना बड़ा को हम 1 मीटर कहेंगे, अमेरिकन वाले कहेंगे इतना बड़ा को 1 मीटर कहेंगे, चाइना वाले कहेंगे इतना बड़ा को 1 मीटर कहेंगे, जापानीज बोलेंगे हम लोग तो नाटे नाटे हैं इतना बड़ा को 1 मीटर कहेंगे, सबका अपना अपना 1 मीटर होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, जब इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो फंस जाएंगे। सो हाउ यू डिफाइन 1 मीटर, 1 meter is defined as the length of an ebonite rod kept in London Museum. लंदन म्यूजियम में एक रॉड रखा है इबोनाइट का, जिसका हाफ लाइफ काफी ज्यादा है, मतलब बहुत दिन के बाद ये धीरे धीरे डिटोरेट करेगा, उसका लेंथ है 1 मीटर, मतलब सारा देश का 1 मीटर उस लेंथ के साथ मैच करना जरूरी है। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं हम लोग मेजर करने के लिए, नहीं तो सबका सारे देश का, जैसे सारे देश का रुपया अलग अलग है, सारे देश का 1 मीटर 1 केजी अलग अलग होगा, तो पता चला कि अमेरिका से हम लेके आए 50 केजी सोना, इंडिया में मेजर किए हो गया 60 केजी, बढ़िया है, वहां से लाओ इधर भेज दो, फायदा है 10 केजी का। ऐसा नहीं होता है, जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, SI यूनिट कहते हो ना आप लोग, SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 कैलोरी हाउ यू डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितना हीट चाहिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम कहेंगे 1 कैलोरी। ये हम एक स्टैंडर्ड ले लिए। अब चाहे वो कोई भी देश में रहे, पानी को 14.5 में ले लो, कितना हीट देने से उसका 15.5 होता है देख लो, उससे पता चल जाएगा 1 कैलोरी कितना है। 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। तो आप बेसिकली देख रहे हो पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो व्हाई नॉट 1 डिग्री टू 2 डिग्री और 2 डिग्री टू 3 डिग्री, ऐसा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इस रेंज में पानी का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। अब पानी का डेंसिटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो आइस हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका डेंसिटी थोड़ा बढ़ता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ फिर डेंसिटी घटने लगेगा घटने लगेगा घटने लगेगा, ये रेंज में जब तक पहुंचेगा तब तक, और कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप बोलोगे सर डेंसिटी क्यों बदल जाता है, अरे डेंसिटी बदलता है भाई, ले लो आपके पास कोई कॉपर ब्लॉक है, मास m है, इसका वॉल्यूम v है, तो डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम। आप इसको हीट दे दिए, अब क्या हुआ, हीट देने से हर एक चीज एक्सपांड करता है, आपको मालूम है, ये एक्सपांड कर गया, मास तो वही रहा लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब डेंसिटी घट गया। सो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में भी चेंज आता है, लेंथ में भी चेंज आता है, तो डेंसिटी में भी चेंज आता है। ये रेंज में हम देखेंगे पानी का टेम्परेचर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तब, नहीं तो अगर मान लो हम 1 डिग्री से 2 डिग्री करेंगे तो अगर दे रहे हैं तो पानी का डेंसिटी तो बदल रहा है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेजर 1 कैलोरी। जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तभी मेजरमेंट करना आसान होता है। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट इज डिफाइंड एज, समझ में आया ना जिसका क्वेश्चन था, व्हाई एट लोअर टेम्परेचर वी आर नॉट मेजरिंग दिस, आप कहोगे yes because at any other temperature lower temperatures you will see density of water is changing, density of water change हो रहा है तो आप मेजर नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग इतना मारपीट करके क्या समझे, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का बारे में देख रहे थे, पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखें, पॉइंट नंबर 2, इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट given to m gram of a substance, हाँ तो हीट को हम लोग क्या डिनोट किए, Q में, टेम्परेचर को
डिनोट करेंगे, सिंबल ले लेंगे इसका, टेम्परेचर का सिंबल ले लेंगे थीटा, ठीक है। इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट given to m gram of a substance raises its temperature from theta 1 to theta 2, then डेल्टा क्यू देने से क्या हो रहा है, m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 बढ़ रहा है, देन और रेजिस्ट टेम्परेचर बाय, ऐसे कर देते हैं, बाय डेल्टा थीटा, ऐसे करो डेल्टा थीटा, देन हम निकालना चाहते हैं C, क्या था वो, मोलर स्पेसिफिक हीट। डेल्टा क्यू हीट चाहिए m ग्राम का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए, मान लो डेल्टा थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे सोचो 20 कैलोरी हीट चाहिए 5 ग्राम, 20 कैलोरी हीट चाहिए 5 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। इतना हीट देने से 5 ग्राम का कोई मटेरियल का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाता है, इसका स्पेसिफिक हीट कितना है, तो क्या कहेंगे, क्या था स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 कैलोरी देने से 5 ग्राम का 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 1 ग्राम का टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, 20/5। 20/5 हीट देने से, कैलोरी हीट देने से 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अच्छा 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना करना पड़ेगा, 20/5 × 10, क्योंकि इतना हीट देने से 1 ग्राम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, कितना हीट देने से 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, डिवाइड बाय 10। Are you able to understand the unitary relation between and the logic between these quantities? अभी देखिए हमें C निकालना है, डेल्टा क्यू हीट देने से m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ जाता है, डेल्टा क्यू हीट देने से m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ जाता है, तो 1 ग्राम का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए क्या हीट चाहिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए हीट चाहिए डेल्टा क्यू बाई एम। अच्छा ठीक है, 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, डिवाइडेड बाय m डेल्टा थीटा। So that is what is called the specific heat of the material। ठीक है, थोड़ा अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग ये समझ गए हो। दूसरा मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट, लेट ऐसे करेंगे, लेट स्पेसिफिक हीट, उल्टा करेंगे तो शायद समझ में आएगा, स्पेसिफिक हीट, हेलो हाँ ये पूछ लो, let specific heat of the substance is C। शायद मैं अभी आपको और बेटर ढंग से समझा पाऊंगा। अच्छा डेल्टा क्यू क्या है, क्या हीट चाहिए, C। किसी एक 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट चाहिए C। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या हीट चाहिए, m × C। m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट चाहिए m इंटू सी। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए क्या हीट चाहिए m c डेल्टा थीटा। शायद आपको इसमें बेटर समझ में आएगा। तो क्या कहेंगे, डेल्टा क्यू और सी में रिलेशन आया ये, तो हम कहेंगे सी क्या हो गया डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। तो सी का यूनिट क्या निकला, सी का यूनिट निकला कैलोरी। क्या निकला इसका यूनिट, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो हेलो ये हाँ क्यों कुछ जल्दी आ गया कौन कौन हाँ अकॉर्डिंगली ही पढ़ी ये ट्रांसलेशन अच्छा